अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ सलमान आबिद साहब मौजूद हैं और जो सियासी मंज़रनामा है उसके ऊपर आज हमने डिस्कशन करनी है। सबसे पहले सलमान भाई का शुक्रिया। सलमान भाई थैंक यू वेरी मच जी फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। आपको आवाज़ आ रही है थैंक यू जी? वेरी मच भाईजान, आपका भी। ठीक है। अच्छा सलमान भाई एक जी तो जी, ये है बिल्कुल आ रही है, कि बिल्कुल आ रही जी, एक तो ये है कि जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि आर्मी चीफ साहब ने ग्रीन पाकिस्तान के जो इनिशिएटिव है उसके ऊपर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा जी कि ये जो सोशल मीडिया है, ट्रोलिंग जो है ये नहीं चलेगी और ज़्यादा इसको हम सख्ती से निपटेंगे। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात की भी बातें हो रही हैं और शहरयार अफरीदी साहब ने ये कहा है कि हम मुज़ाकरात अगर करेंगे तो सिर्फ आर्मी चीफ से और डीजीआईएसआई से करेंगे। हालाँकि जो दूसरी तरफ से ऑफ़र्स आ रही थी पीएमएल-एन की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जी मुज़ाकरात करें, उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो आपको लगता है कि कुछ मुज़ाकरात के चांसेज़ हैं जी? है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मुज़ाकरात की बात चल रही है, अगरचे मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत से लोग अब इमरान खान के साथ मुज़ाकरात की हिमायत करते हुए नज़र आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह हों, अपना इरफान सिद्दीकी साहब हों, और बहुत से लोगों ने कहा है कि नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान बात होनी चाहिए या मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। बल्कि राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक कहा कि अगर इमरान खान को रिलीफ लेना है तो वो भी उसी सूरत में मुमकिन होगा कि वो हुकूमत के साथ बैठे। इसका मतलब है कि एक बात तो तय है कि हुकूमत को भी एहसास है कि ये जो हुकूमती बंदोबस्त है या ये जो हुकूमत की गाड़ी है, ये इमरान खान के साथ मफाहमत किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकेगी। और जैसे वो आरिफ हबीब ने कहा था शहबाज शरीफ साहब को कि आपको अडियाला में बैठे हुए इमरान खान के साथ भी बातचीत करनी पड़ेगी। तो ये तो रियलाइजेशन आ रही है, क्योंकि ये जो परसेप्शन था ना कि जी इमरान खान को बाहर निकाल कर हम इस हुकूमती बंदोबस्त को आगे लेके जा गया, ये तो नहीं चल पा रहा। पहली बात तो ये है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात अगर करने हैं तो सवाल यह है कि हुकूमत के पास क्या इख्तियारात हैं और कितने इख्तियारात हैं और क्या वो दे सकती है पीटीआई को। हाँ। क्योंकि पीटीआई का तो बुनियादी नारा यह है कि उसका मैंडेट चुराया गया है। फॉर्म आप इस हुकूमत को तस्लीम कर लें और इस हुकूमत को तस्लीम करके आगे बढ़ने की कोशिश करें तो शायद ये इमरान खान के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इमरान खान तो कह रहे हैं कि ये जाली मैंडेट पर मबनी हुकूमत है। और ये सिर्फ इमरान खान नहीं कह रहे, पाकिस्तान में सब लोग जानते हैं कि यह हुकूमत कैसे बनी है और कैसे बनाई गई है। फॉर्म 45 को किस तरह से फॉर्म 47 में ट्रांसलेट किया गया है। तो इसलिए अगर ये नुक्ता नहीं है तो फिर कैसे बात बढ़ेगी। दूसरी बात बड़ी वाज़ेह से है, कसाना साहब आप भी मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, पाकिस्तान में इस वक्त 3 फरीक हैं जिनके दरमियान टकराव है। एक है आर्मी चीफ, एक है इमरान खान और एक है जस्टिस फाइज ईसा। ये 3 लोग हैं और इन तीनों के दरमियान जो टकराव है, यानी इमरान खान को एलिमिनेट करने का जो मंसूबा था और उनको बाहर निकालने का जो इरादा था, उसमें ये दोनों फैक्टर शामिल हैं। और चीफ जस्टिस ने भी जिस तरीके से इंतखाबी निशान बल्ला छीना और जिस तरीके से पीटीआई को दीवार से लगाया, वो भी एक अदालती खेल यानी सियासत का हिस्सा बन गया। तो इसलिए ताकत जो है वो तो इनके पास है। और ये जो कुछ अब तक पीटीआई के खिलाफ हो रहा है, उसमें सब जानते हैं कि उसमें कौन असल में करैक्टर है, कौन किरदार है। और अगर किसी ने रिलीफ देना है पीटीआई को तो उसका फैसला भी शहबाज शरीफ जैसा कमजोर वजीर आजम तो नहीं करेगा। आसिफ अली जरदारी जैसा बंदा जो इमाम सदर में बैठा हुआ, उसके पास तो नहीं है इख्तियारात किसके पास है, ये सब जानते हैं। इसलिए अगर पीटीआई ये कह रही है कि जी मुज़ाकरात करने हैं तो हम उनसे करेंगे, अपनी जगह दुरुस्त हो सकता है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि इमरान खान को या पीटीआई को ये कहना चाहिए कि ये 4 नुकात हैं हमारे 1 2 3 4, उसमें वो जाली मैंडेट की बुनियाद पे फॉर्म 47 पे भी बात करें और कहें कि आइए हुकूमत हमसे मुज़ाकरात करे इन नुकात के ऊपर। देखिए, इनिशिएटिव तो हुकूमत लेगी ना, एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं लेगी। एस्टैब्लिशमेंट ने तो नहीं लेना, एस्टैब्लिशमेंट तो पीछे सपोर्ट कर सकती है सारे डायलॉग प्रोसेस को। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि पीटीआई को ये नहीं कहना चाहिए कि हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अपने 4 नुकात लेके आए, जो भी उनके 4 नुकात है उसको बुनियाद बनाए, चाहे उसमें राना सनाउल्लाह साहब बैठे, नवाज शरीफ साहब बैठे, शहबाज शरीफ साहब बैठे, फजलुर रहमान बैठे, आसिफ अली जरदारी बैठे, एस्टैब्लिशमेंट बैठे। आप अपने नुकात पे कोई कंप्रोमाइज ना करें। आप इस चक्कर में ना पड़े कि किसके साथ मुज़ाकरात करने हैं और किसके साथ मुज़ाकरात नहीं करने हैं। अपने पॉइंट्स के ऊपर बेस करें और उसके ऊपर स्ट्रगल करें
और पीएमएलएन को भी, हुकूमत को भी आप मजबूर करें कि वो इन नुकात के ऊपर बुनियाद बनाकर बातचीत करें। क्योंकि देखिए ना, अगर हुकूमत इस नुक्ते पर आ जाती है कि आइए जी हम इस इंतखाबात की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है, तो पीटीआई का मसला तो हल हो जाएगा ना। लेकिन अगर हुकूमत ने तो मानना नहीं है, इसलिए कि हुकूमत भी कोई जिसे कहते हैं ना मुफाहमत चाहती है अपनी शराइत के ऊपर, एस्टैब्लिशमेंट चाहती है अपनी शराइत के ऊपर, जुडिशरी चाहेगी अपनी शराइत के ऊपर, तो पीटीआई भी चाहेगी कि फिर उसकी शराइत के ऊपर मुज़ाकरात हो। तो टकराव तो यही है ना जी, टकराव यही है कि यहाँ लोग गैर मशरूत मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। हर पार्टी अपने अपने एजेंडे के साथ खड़ी है, उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेगी। हुकूमत समझती है कि जनाब हम हुकूमत में आ गए हैं, हमारी हुकूमत को तस्लीम कर लिया जाए और इमरान खान इस हुकूमत को तस्लीम करके हमारे साथ बैठे, जो कि इमरान खान के लिए मुश्किल है, मैं कहता हूं। और ये भी इमरान खान को पता है कि फैसले कहाँ होने हैं और किसने करने हैं और कितने बाइख्तियार हैं शहबाज शरीफ साहब। उनकी हालत तो यह है कि वो अपनी मर्जी का आईजी इस्लामाबाद नहीं लगा सकते सर, नहीं लगा सकते। हाँ, सही बात है। अच्छा, लेकिन सलमान भाई, आपने जो बात कही है ना, उसका जो ज़ाहिर है कि एक डायरेक्ट नतीजा निकलता है, वो ये है कि अगर ये इंटरेस्टेड हैं या सीरियस है मुज़ाकरात में, पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी या व्हाटएवर, इवन एस्टेब्लिशमेंट भी, तो कोई ना कोई माहौल तो बनाना पड़ेगा ना, कोई सीबीएम्स जिसको हम कहते होते थे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, तो वो क्रिएट करने पड़ेंगे ना, कुछ तो कुछ आपको इमरान खान को देना पड़ेगा ना। आप उनकी बातें मानेंगे कि भाई आपने, अच्छा जी आपने गलत किया था इलेक्शन, आपने धांधली की, अच्छा जी हम आपको यहाँ से ये रिलीफ देते हैं, दूसरी तरफ से आपने ये मुतालबा किया था, हम वहाँ पे आपको रिलीफ देते हैं। तो इस तरह करके फिर जाके मुज़ाकरात होंगे ना, ऐसे तो नहीं होगा कि गन पॉइंट के ऊपर मुज़ाकरात शुरू हो जाए। देखिए ना, मैं भी आपकी बात की तायीद करते हुए बार बार मुसलसल लिख रहा हूं कि पहले साजगार हालात पैदा किए जाएं मुज़ाकरात के लिए। इस किस्म के टेंशन में, इस किस्म की कशीदगी में, इस किस्म की दुश्मनी के माहौल में और इस किस्म की किसी पार्टी को दीवार से लगा के अगर आप कहेंगे ना मुज़ाकरात कर लो और ये हमारी शराइत है, इन शराइत पे मुज़ाकरात होंगे, तो कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। इस वक्त मुज़ाकरात की जरूरत हुकूमत को या रियासती निज़ाम को है, इमरान खान से ज्यादा। एक बात समझने की कोशिश करें, इसलिए वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब मिसाल के तौर पे मुझे बताइए, क्या हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो यास्मीन राशिद को और महमूद रशीद को और इजाज चौधरी को और सनम जावेद को और आलिया हमजा को छोड़ सकती है? हुकूमत के पास तो कोई इख्तियार नहीं है। ये जिनके पास इख्तियारात है, उन्होंने इस माहौल को क्रिएट करना है। तो इसलिए बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की रिहाई, उनके बाकी साथियों की रिहाई को अगर आप इंश्योर करेंगे, उनको बिला वजह कानूनी मुकदमात में उलझाने की बजाय उनको आजादाना सियासत का माहौल देंगे, तो फिर वो सियासत होगी ना। अभी देखिए ना, बात यह है कि यौम तासीस मनाने की इजाजत नहीं मिल रही, जलसा करने की इजाजत नहीं मिल रही, रैली निकालने की इजाजत नहीं मिल रही। कल तक लोगों के घरों में छापे मार के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। यानी अब आप एक तरफ लोग और दूसरी तरफ आप उनको कहते हैं कि हम मुख्तलिफ लोगों को बिठा के कि हमने इनको सबक सिखाना है, हमने इनको छोड़ना नहीं है, और तीसरी दफा आप कहेंगे जी आइए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें, तो ये चलेगा नहीं। अब आप देखिए ना, वो जो उस दिन आपने डिस्कस किया अमेरिका का एक वार्निंग जो है अमेरिकन उस भारतकाल के हवाले से, इमरान खान को थ्रेटनिंग के हवाले से, अब आप देखिए उसके ऊपर वजारत खारजा को कितना सख्त मौक़िफ़ अपनाना पड़ा है। यानी पाकिस्तान को भी अंदाजा है कि दुनिया हमें देख रही है, हमारे अंदाज को देख रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन को देख रही है, पीटीआई के मामलात को देख रही है, इमरान खान के मामलात को देख रही है। तो एक दबाव इनके ऊपर वहां से भी है कि जी आइए नेगोशिएशन का रास्ता इख्तियार करें, पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा। और ये जितने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और सनतकार हैं, वो बार बार हुकूमत को ये मशवरा दे रहे हैं कि भाई पोलराइजेशन को कम करें, इससे बात आगे नहीं बढ़ेगी इमरान खान के साथ। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये जो कहा जा रहा था ना कि इमरान खान को डिक्टेशन की बुनियाद के ऊपर एजेंडे पे लाया जा सकेगा, ये अगर 8 फरवरी का नतीजा ये ना होता तो शायद इसका इम्कान पैदा हो सकता था। लेकिन 8 फरवरी के नतीजे ने इमरान खान को ज्यादा ताकतवर बना दिया है, रेलिवेंट कर दिया है। इस बात को समझने की कोशिश करें। मेरे इमरान खान की पॉलिसियों से लाख इख्तलाफात हैं और मैं बरमला उसका इजहार करता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये तस्लीम तो कह रहे हैं कि वो इस वक्त मेजर लीडर है। पाकिस्तान की कौमी सियासत का जो धारा है वो इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पे खत्म हो रहा है, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी तो नहीं खत्म हुई, उसका वोट बैंक तो नहीं खत्म हुआ, आपने ताकत के जरिए वोट बैंक छीना है ना। तो इसलिए अब इमरान खान भी ये समझ रहे हैं कि अगर निगोशिएशन में जाना है तो मुझे ऐसी निगोशिएशन में जाना है जो मेरे लिए काबिल कबूल हो, जो मेरी पार्टी को सूट करती हो। अच्छा, उसमें नेशनल इंटरेस्ट क्या है? उसमें नेशनल इंटरेस्ट ये है कि आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, आप पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाएं।
आप इकोनॉमिक पोजीशन को आगे बढ़ाएं। ये जो अभी आर्मी चीफ ने या बहुत से लोग बैठ के सोशल मीडिया पे लान तान करके समझते हैं कि इससे शायद पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त हो सकती है। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो सोशल मीडिया है ये एक टूल है, इसको जैसे आप इसमें कोई अपना कंटेंट डालेंगे ये वैसे नतीजा देता है। आप इसमें अच्छा नतीजा डालेंगे, अब अपना कंटेंट डालेंगे तो अच्छा नतीजा निकालेगा। तो सोशल मीडिया को गालियां निकालने से मसला हल होने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पे जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं और जो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप जरूर कानून को हरकत में लाएं और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करें जो महज प्रोपेगेंडे की बुनियाद पे रियासती निजाम को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन आप पूरे डिजिटल मीडिया की दुनिया को उठाकर बाहर नहीं फेंक सकते आज की दुनिया। ट्विटर को बंद नहीं कर सकते। मैं पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस में था, तो वहां डिस्कशन हो रही थी कि जनाब हमारे पाकिस्तान के रस्मी मीडिया के बारे में। तो मैंने उनसे कहा कि हमारा जो रस्मी मीडिया है, अखबार और टीवी, उसने तो अपने आप को खुद रेलिवेंट नहीं छोड़ा ना। जब आप खुद या नहीं पेश करेंगे, जब आप सच नहीं पेश करेंगे, जब आप पे बहुत दबाव होगा, तो लोग तो फिर जो है अल्टरनेट मीडिया की तरफ जाएंगे ना, लोग तो सोशल मीडिया की तरफ जाएंगे। अब देखिए ना, मेरे कई दोस्त हैं जो वो मुझे हवाला देते हैं, जी हमने आपका इसरार कसाना साहब के साथ प्रोग्राम देखा है, अच्छा जी बड़ी गुफ्तगू की है जी, बड़ा ये हुआ है जी। अब लोग जा रहे हैं उस तरफ, वो मेरा प्रोग्राम हो या किसी और के प्रोग्राम हो, लोग जाकर देख रहे हैं, वीलॉग्स देख रहे हैं, अल्टरनेट मीडिया देख रहे हैं। इसलिए कि आपने रस्मी मीडिया को इतना पाबंद कर दिया है कि वो असल कंटेंट से महरूम होता जा रहा है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि स्ट्रेटेजी अपनाएं कि किस तरीके से हमने डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करना है। अगर आप डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, ये जो डेमोक्रेसी हमारे यहाँ चल रही है ना जी, ये चलने वाली नहीं है, ये वायबिलिटी नहीं है इसकी, क्योंकि ये कंट्रोल किस्म का, हाइब्रिड किस्म का निजाम जो आप लेकर आगे हैं और आप समझते हैं कि हम हर चीज को कंट्रोल करके निजाम को आगे चला सकेंगे, मुझे उसमें मसाइल नजर आते हैं। और ये देखिए ना, अब पीएमएलएन के अंदर भी वो फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। पीएमएलएन को भी अंदाजा हो रहा है कि चीजें जिस तरह से चलनी चाहिए थी वो नहीं चल पा रही हैं, और अब कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब पार्टी की क़यादत करेंगे और वो लीड करेंगे और पार्टी ओहदे और हुकूमती ओहदे अलग होंगे। तो पीएमएलएन के अंदर भी एक इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है जो उनके फ्यूचर को चैलेंज कर रही है, वो नजर आ रही है। अच्छा, दूसरा ये देखेंगे जो बयानात आ रहे हैं, मसलन फैसल वाउडा साहब जो हैं, वो आपको पता ही है कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब उन्होंने दोबारा कहना शुरू कर दिया थी कि कोई पीटीआई के साथ डील या ढील नहीं होगी और 9 मई के जो लोग हैं उनके साथ जबरदस्त किस्म के तरीके से निपटा जाएगा। दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। आपने खुद भी कहा न्यून में जिस तरह बढ़ रही है, इसी तरह पीटीआई में भी बढ़ रही है। और आपने देखा कि केपीके के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनका जो बयान आया है कि इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे, तो दैट शोज कि फ्रस्ट्रेशन जो है दोनों तरफ से बढ़ रही है। और अगर इसको ना डिफ्यूज किया गया तो सलमान भाई, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की पॉलिटी के लिए कोई इतनी अच्छी बात नहीं होगी। देखिए ना, मैं तो आपके प्रोग्राम का फायदा उठाता हूं और बार बार अपनी बात रखता हूं और लिखता भी हूं कि इस वक्त रिकंसिलेशन पाकिस्तान की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान की रिकंसिलेशन से मुराद ये नहीं होनी चाहिए कि हम किसी को दबाकर उसको अपनी मर्जी के मुताबिक ऑपरेट कर लेंगे, ये अब नहीं होने वाला। अब आपने रिकंसिलेशन करनी है तो हर एक का जो वजन है उसके मुताबिक उसको डील करना पड़ेगा और उस वजन के साथ साथ लेकर उनकी चीजों को भी संजीदगी से लेना पड़ेगा। ये तरीका फेल हो चुका है कसाना साहब कि हम अपनी ताकत की बुनियाद पे हर एक को एलिमिनेट कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। और आज भी अगर नवाज शरीफ साहब सिस्टम को चैलेंज कर दें तो हमारे पास बचेगा क्या? वो भी फिर चैलेंज कर देंगे, इमरान खान भी चैलेंज कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि हर फरीक इंक्लूडिंग इमरान खान, नवाज शरीफ साहब, एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी, सब 2-2 कदम पीछे हटे और पीछे हटके अपने अपने मौकफ में एक दूसरे के लिए जरा लचक पैदा करें। अब मैं कल चीफ जस्टिस का सुन रहा था, वो अपने आप को एक अलग से मसीहा बनाकर पेश कर रहे हैं कि जी मेरे दौर में तो कुछ नहीं हुआ। अब पता नहीं ये जो पाकिस्तान में सारी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है, ये बांग्लादेश में हुई है, ये भारत में हुई है, ये नेपाल में हुई है, ये बरतानिया में हुई है, क्योंकि पाकिस्तान तो बड़ा पुरअमन है। यानी कोई डिनाइल की जो पॉलिटिक्स है, आप उसके अंदर फंस के रह गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसका काम इलेक्शन करवाना था फ्री एंड फेयर, वो नहीं करवा सका। और आप देखिए कोई चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से 1% की वजाहत नहीं आ रही कि ये इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो रात 11 बजे बैठा और सुबह 9-10 बजे खुला, इसके पीछे क्या मोहरकात हैं, कौन जिम्मेदार हैं, किसको अकाउंटेबल करना है, किसको पूछना है। भाई ये इलेक्शन मैंडेट किस तरीके से चोरी हुआ, कोई पूछने के लिए तैयार है? कोई नहीं पूछने के लिए तैयार। अच्छा, जुडिशरी के अंदर से जब अब जो खत्म का मामला आया
अब उसको दबाने की कोशिशें शुरू हो गई है कि जी मेरा दौर तो बहुत शानदार है, ये तो माजी के दौर की बात हो रही है, मेरे दौर में तो कोई जज जो है जिसके ऊपर प्रेशर नहीं है। यानी अब कोई मान सकता है इस बात को कि जजों पे प्रेशर नहीं है? ठीक है, अब यही इमरान खान की पार्टी के अंदर लोग, पीएमएलएन के अंदर के लोग, देखिए पॉलिटिकल लोगों को समझ आ रही है कि सिस्टम उनके हाथ में नहीं रहा, चाहे वो हुकूमत में है चाहे वो अपोजिशन में। मैं आपको बताऊं, उनको पता है कि हमसे स्पेस छीनी गई है, हमसे स्पेस निकाल ली गई है, तो एक फ्रस्ट्रेशन तो वहां बढ़ रही है ना। अच्छा, दूसरी बात यह कि जो बंदोबस्त आपने किया है वो बंदोबस्त डिलीवर नहीं कर रहा, जिससे आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। अगर ये सिस्टम और ये बंदोबस्त डिलीवर कर रहा होता तो आज इमरान खान भी इरेलीवेंट हो जाते। इमरान खान की रेलिवेंसी ये है कि आपका सिस्टम डेवलप नहीं हो पा रहा, आपका सिस्टम जवाब नहीं दे रहा, आपका सिस्टम रेजोल्यूशन की तरफ नहीं लेके जा रहा। तो ये सब चीजें जाहिर है कि आपको हर एक की पॉलिटिकल पोजीशन को गेज कर उसके साथ अपना मामलात को डील करना पड़ेगा। ये अच्छा, नहीं हो सकता कि आप अब इस पोजीशन पे जो है अपनी मर्जी का एजेंडा लेकर आ जाए और कहें कि जनाब ऐसे होगा, अगर किसी ने बैठना है बैठे, नहीं बैठना तो ना बैठे। अच्छा, आपने नून का जिक्र किया, अब पीएमएलएन के भी मामला जो है वो तो चल ही रहे हैं, सामने आ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पंजाब की जो गवर्नेंस है वो तो सबसे बड़ा जो सब वो कह रहे हैं वीट का जो इशू बना हुआ है, खास तौर पे जो किसानों के मामला चल रहे हैं उसको आप देखें कि इनसे डील नहीं हो पा रही है। ये यूनिफॉर्म पहनने के ऊपर तो तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन ये है कि जो इतना बड़ा इशू, एक बहुत बड़ा जो एक हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर एक इस वक्त बहुत बड़ा बर्डन बन चुका हुआ है, वो ये अभी तक डील नहीं कर पाई। तो गवर्नेंस भी तो एक है ना जी, इनसे अभी आप कह रहे थे डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो देखिए गवर्नेंस तो बहुत बड़ा इशू बन चुका है। गवर्नेंस तो देखिए एक नेशनल इशू है पाकिस्तान का। हाँ। लेकिन ये जो हम टिकटॉक के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए गवर्नेंस के निजाम को ठीक करना चाहते हैं, ये मॉडल तो पाकिस्तान के गवर्नेंस के मॉडल को तो ठीक करे ना करे, लेकिन इन हुक्मरानों की दुर्गत बहुत अच्छी बनाएगा। अब ये जो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है मरियम नवाज के ऊपर, खुद पीएमएलएन के अंदर मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, मेरी उनसे इंफरादी सतह पे गुफ्तगू हुई है कि वो तंग है। वो कहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है हमारी पार्टी के अंदर। ये वो पूछ रहे हैं कि जनाब ये जो मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज शरीफ और वो जो उनके उस्मा बुखारी और ये जो बाकी लोग हैं, ये कहां लेके जाना चाहते हैं पार्टी। यानी अंदाजा लगाइए ना, भी आ गया 15 करोड़ का जी, वो जो डीजीपीआर वाला स्कैंडल है वो उस्मा बुखारी पे डाला जा रहा है, मरियम औरंगजेब उसकी मरकजी कल्प्रिट है, उसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा। फिर दूसरी बात ये है, ये जो फरागोगी शोगी की हम बातें सुनते थे, यहां तो कई फरागोगी पैदा हो गई हैं। ये तो अजीब बात, बहुत ही अजीब ठीक बात है ना, पुलिस का निजाम कैसे जस्टिफाई कर रहा है, देखिए हमारे तो लॉ में लिखा हुआ है, वो तो फला नहीं लिखा हुआ है, तो फिर आप इसको मैंडेटरी कर दें। आज के बाद प्राइम मिनिस्टर भी जहां तकरीर करें, जिस तकरीर में जाएं उसी की वर्दी पहन के जाएं और इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर करें। देखिए ये जो गिमिक्स की बेसिस पे गवर्नेंस के निजाम में ठीक नहीं होने वाले। आपने किसानों को इत्तेमाद में लिए बगैर फैसला कर लिया, गंदम के क्राइसिस में उन लोगों को इत्तेमाद में लिए बगैर खुद से बैठ के। देखिए तसाना साहब, ये जो इस्लामाबाद की बैठी हुई रूलिंग एलीट है, ये जो इस्लामाबाद में बैठे हुए इस वक्त नेक्सस के पूरे ग्रुप्स हैं, ये आम आदमी के जिस्म से आखिरी खून का खतरा भी निचोड़ना चाहते हैं अपने मुनाफे की बेसिस के ऊपर। इनको, अच्छा ये मैं नहीं कह रहा कि चीफ मिनिस्टर दुश्मन है या प्राइम मिनिस्टर दुश्मन है, मसला ये है कि ये नेक्सस इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि उसमें चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो खुद को बेबस महसूस करता है सर इन लोगों के सामने। और ये गवर्नेंस के मॉडल हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। जो बुनियादी सवालात हैं, जो बुनियादी कंसर्न है, वो कोई एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये पार्लियामेंट मौजूद है, सेनेट मौजूद है, चारों सूबाई असम्बलियां मौजूद हैं, कोई बात कर रहा है आम आदमी की जिंदगी पे जो मुश्किलात आई हैं? ये जो पावर कॉरिडोर के अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही है, क्या इसका कोई रेलिवेंसी आपको नजर आती है आम आदमी के मफाद के साथ? कोई लोगों के मसले कोई डिस्कस कर रहा है? यानी आप उनके ऊपर मजीद टैक्स लगाएं, आप महंगाई करें, आप चीजों को रेगुलेट ना करें, आप कीमतों को ऐलान करें, तो वो रोटी जो है वो 50 ग्राम नीचे चली जाती है। यानी अब आप इस तरीके से चीजों को कर रहे हैं। फिर करप्शन के मामलात ऐसे हैं कि ये जो हेल्थ कार्ड है, अब केपीके की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, डॉक्टरों ने इसको लूटमार का अड्डा बना लिया। यानी आप अगर कोई हुकूमत अच्छा इनिशिएटिव भी ले, तो आपका जो गवर्नेंस का सिस्टम जो है वो इतना वीक है कि वो खुद हुकूमतों के लिए बोझ बन जाता है सर। बात तो ये है। और फिर ये जो लग्जरी किस्म का हुकूमती मॉडल है, ये किस तरीके से अफोर्डेबल है पाकिस्तान के मौजूदा हालात में? यानी इतने शहाना अंदाज से हुकूमत का निजाम
उतने वुज़रा, उनकी गाड़ियां, उनके लिए ये मरात, उनके लिए फला मरात, यानी ऐसे लगता है कि जैसे हम जो है किसी बरतानवी हुकूमत का हिस्सा है और हमारे पास इतना पैसा है कि हमें हमारे पास खत्म नहीं हो रहा, तो हम समझते हैं कि लोगों को नवाजा जाए। और लोगों को नवाजने के से मुराद भी आम लोग नहीं है, लोगों से नवाजने से मुराद ये है कि इस मुल्क का रूलिंग एलीट तबका, उसको उसको खाया जाए। देखिए ना, मैं तो बार बार मिसाल देता हूँ वो शब्बर जैदी साहब वाली, कि जब उन्होंने एग्रीकल्चर टैक्स लगाने की कोशिश की तो सारे ज़राअत से जुड़े हुए लोग आ गए। जब उन्होंने तंबाकू पे टैक्स लगाने की कोशिश की तो सारे वहां से आ गए। जब उन्होंने लैंड्स के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करने की कोशिश की तो सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स और एस्टैब्लिशमेंट के साबिक लोग खड़े हो गए। जब उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करनी शुरू की तो वहां पे खड़े हो गए। जब उन्होंने एफबीआर में रिफॉर्म्स करनी शुरू की तो पूरा एफबीआर खड़ा हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ, हमारे आज के निजाम में हुकूमतें कमजोर हैं, मफलूज हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। अगर वो कोई बड़ा फैसला भी करना चाहे तो नहीं कर सकती। ये नेक्सिस इस वक्त इस मुल्क के निजाम को लूट कर खा रहे हैं और वो अपनी मर्जी और मंशा के तहत जो है लोगों को लेकर आते हैं और उन्हीं के जरिए निजाम को चलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का रियासती निजाम और पाकिस्तान का हुकूमती निजाम और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान जो डिस्टेंस है, खलीज जो है और डेफिसिट जो है वो बढ़ता जाता है। अच्छा, एक साथ मुझे बताएं कि अभी आपने एफबीआर का जिक्र किया, एफबीआर के 25 करप्ट अफसरों को इन्होंने कहा है कि हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। वो जो एक ट्रैक एंड ट्रेस एक सिस्टम इन्होंने शुरू किया था, वो कहते हैं वो सब फ्रॉड था, वो उसकी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और 13 लोगों को ओहदों से हटा दिया गया है और डेपुटेशन वाले जो गए हुए थे 12 उनको वापस ले लिया गया है। तो ये क्या वाकईतन कुछ एहतसाब का सिलसिला शुरू हो रहा है या ये कुछ और मामला थे? देखिए, एहतसाब तो पहले इन हुक्मरानों का पहले होना चाहिए ना, बाद में जाइए आप एफबीआर के पास और किसी और के पास। ये तो हमारा हुक्मरान टोला है, इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हुए जिस तरह से दिहाड़ियां लगा रहा है, जिस तरह से मेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर खुद पैसे कमा रहा है और ब्यूरोक्रेसी उनको रास्ता दिखा रही है, अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक आप लोगों को ऊपर लेकर आ जाएं और उनसे वो फैसले करवाने की कोशिश करें जो आपके हक में हो। मसलन उस्मा बुखारी का केस सामने है ना, वो पंजाब की वजीर इत्तलात है। अब डीजीपीआर के स्कैंडल जो है उसमें बराह रास्त कैसे मरियम औरंगजेब इंटरवीन कर रही थी, मुझे बताइए ना जरा। कैसे उसके अंदर उन्होंने लोगों को तब्दील किया, अपनी मर्जी के लोगों को लेकर आए। किसी के इमा पर हुआ है ना, किसी के कहने पे हुआ है ना। और अभी तो हालत में आपको बताऊं, राना सनाउल्लाह को ये बनाना चाह रहे थे, पंजाब के वजीर दाखिला के तौर पर एडवाइजर लाना चाहते थे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैं इन लोगों के साथ बैठ के काम करूंगा, मेरी अब पोजीशन यहां पर आ गई है कि मैं इन खवातीन को बैठ कर सलाम करूं। उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया। ख्वाजा साद रफीक को कहा जा रहा है कि वो शहबाज शरीफ उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, वो कहते हैं नहीं जी हम अपोजिशन करेंगे, बैठेंगे पीछे बैठेंगे। राना सनाउल्लाह साहब भी ये कह रहे हैं। तो ये जो एक हमारा पूरा हुकूमती मॉडल है, मैं इसमें सिर्फ मुस्लिम लीग नून को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, उसमें पीटीआई की गवर्नमेंट भी है, उसमें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी है, उसमें स्टेट क्राफ्ट भी है। देखिए, पाकिस्तान ने अगर दुरुस्त होना है तो पाकिस्तान को एग्रेसिव किस्म की रिफॉर्म्स और पाकिस्तान को एग्रेसिव किस्म की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दरकार है, लेकिन वो ये कमजोर निजाम नहीं कर सकता। मैं आपके प्रोग्रामों में अथवा कहता रहा हूं, पाकिस्तान को एक मजबूत सियासी निजाम और एक मजबूत सियासी हुकूमत दरकार है। जब वो हुकूमत फैसला करेगी, अभी तो हालत ये है कि आप शहबाज शरीफ से निजी महफिल में मिले, मरियम नवाज से निजी महफिल में मिले, आसिफ अली जरदारी से मिले, पंजाब के वजीर आला से मिले, केपीके के वजीर आला से मिले, सब ये कहते हैं कि भाई हमारे तो हाथ और पैर बंधे हुए हैं, फैसले कहीं और हो रहे हैं। यानी सियासी लोगों की हुकूमत है और गैर सियासी लोगों के हाथों में निजाम है और जिम्मेदारी इनकी है, इख्तियारात किसी और के पास है। ये एक तजाद है पाकिस्तान में हुक्मरानी के निजाम का, जिसकी वजह से हम फेल हो गए। अच्छा, एक और तजाद मुझे नजर आ रहा है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एकदम इतना मेहरबान क्यों हो गया पीटीआई के ऊपर? आखिर में मुझे ये बताएं कि उन्होंने कहा जी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसके जो आज़ाद मेंबरान है उनको हम उसके अंदर शामिल अब तस्वुर करेंगे। तो क्या अब ये कोई उनका चेंज ऑफ हार्ट हुआ है या क्या समझते हैं आप कि उसमें क्या मसला हो सकता है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन को तो आपको पता है अभी रिसेंटली उन्होंने उनके इलेक्शंस भी नहीं माने, तो अचानक ये इतनी अच्छी तब्दीली कैसे आ गई? और साथ क्या अब उसके बाद उनको मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? लेकिन वो नहीं मिलेंगी ना, मखसूस नशिस्तों के बारे में तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं देंगे हम। देखिए ना, बात ये है कि इलेक्शन कमीशन का भी रिमोट कंट्रोल किसके पास है? इलेक्शन कमीशन को कौन कंट्रोल कर रहा है? किसके फैसलों के तहत इलेक्शन कमीशन ये सब कुछ कर रहा है? किसके कहने पर रात गए 3 घंटे तक वो एक ऐसी जगह पर चलेगा जहां किसी को कोई पता नहीं कहां मुज़ाकरात करते रहे? किसके कहने के ऊपर जो है वो ये कर रहे हैं कि
इस पार्टी है। यानी ये अजीब तजाद है कि एक पार्टी 90+ मेंबरान के साथ मौजूद है और आप उसकी ना पार्टी को तस्लीम कर रहे हैं, ना उसके फैसला कर रहे हैं। वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा हो गया, तब भी आप तस्लीम नहीं कर रहे, और फिर आप उनकी मखसूस नशिस्तों का जो मसला है वो भी हल नहीं कर रहे। तो यानी फिर आप ऐसा करें ना, इसको इलेक्शन कमीशन ना कहें, इसको हुक्मरान इत्तेहाद का कोई दुमछल्ला या बीप टीम कह दे कि जो वो हुकूमत कहेगी उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने ऑपरेट करना है। ये जो राजा सिकंदर साहब हैं, इन्होंने पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत का जो जनाजा निकाला है इंतखाबात के जरिए, तारीख और मोरख जब भी कोई तारीख लिखेगा वो लिखेगा कि इन लोगों के किरदार क्या थे, कैसे ये एक रियासती निजाम के अंदर सियासत और जमहूरियत मुखालिफ सरगर्मियों का आईनी और गैर कानूनी सरगर्मियों के तौर पर इन्होंने अपना निजाम चलाया। ये सही बात ये है। है इलेक्शन कमीशन। और इसमें मेरा ख्याल है एक क्रेडिट जहाँ पे इलेक्शन कमीशन को जाएगा, दूसरा क्रेडिट जो है वो माशाल्लाह कातिल जमहूरियत जो हमारे काजी साहब हैं उनको भी जाएगा, क्योंकि ये सारे का सारा किया धरा उन्हीं का है ना। देखिए ना, काजी फाइज साहब ने तो इतनी बड़ी बात कर दी है कि कुछ भी नहीं हुआ उनके दौर में। तो बस फिर छोड़े। और उनके दौर में इससे ज्यादा ज्यादती क्या हो सकती है कि एक बड़ी पार्टी का इंतखाबी निशान आपने जिस अंदाज से छीना है, सिर्फ यही एक एक्टिविटी काफी है फायजीसा साहब के लिए कि जो उनकी सरबराही में जो बेंच था उसने ये फैसला करके पूरे सियासी और जमहूरी निजाम को सबूताश किया, पूरा मंजरनामा चेंज करके रख दिया। चलें, इस पे हम मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। सलमान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जाएं, एंजॉय करें, और आज आप हमारे दोस्त के पास जा रहे हैं, जाके खूब आप जरा पाए शाए उड़ाएं आप जाके इंशाल्लाह, और मेरा भी सलाम दीजिएगा नुमान गनी साहब को। इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।